गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पाठ 13 नीति के दोहे मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज मैं आपको पाठ 14 परीक्षा नामक पाठ से आपको मैं पढ़ाऊंगी। ये एक कहानी है और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से परीक्षा एक लड़की की बारे में गलत कहा जाता है, फिर उसको उस बात की परीक्षा देनी पड़ती है। तो एक नाटक के रूप में इसको लिखा गया है। पर्दा उठता है, मनीषा, रीता और गीता बाहर से आती हैं। ये तीनों सहेलियां हैं। रीता कहती है, अजीब बात है मनीषा, आज तुम्हारा बर्थडे है फिर भी कोई खास सजावट नहीं। गीता कहती है, पिछले साल तो खूब हल्ला गुल्ला था। तो मनीषा इस बात पे कहती है, हाँ इस बार मैं सिर्फ सीधे साधे ढंग से अपना बर्थडे मना रही हूँ, बस अपनी खास सहेलियों को अपने बर्थडे पे बुलाया है, बाकी मैंने किसी को इनविटेशन नहीं दिया है। उसकी बात पे रीता, उसकी जो सहेली है, वो कहती है, चलो अच्छा, इतना तो अच्छा है कि तुमने मुझे खास सहेली तो समझा कम से कम, जो तुमने मुझे अपने बर्थडे पे बुलाया। गीता कहती है, हम तो समझती थी आजकल सरला ही तुम्हारी खास सहेली है। फिर मनीषा कहती है, हाँ उसे भी बुलाया है, सरला को भी बुलाया है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मनीषा फ़ोन उठाती है और दोनों सहेलियां सोफे पे जा कर के बैठ जाती हैं। मनीषा फ़ोन उठाते हुए कहती है, हेलो, यस मम्मी, क्या तुम कल आ रही हो? लेकिन मम्मी यू नो आज मेरा जन्मदिन है। ओके थैंक्स अ लॉट, ठीक है मैं डैडी को बता दूंगी। मनीषा फ़ोन रखकर दोनों सहेलियों के पास बैठ जाती है। रीता कहती है, 2 महीने में तुम कितनी बदल गई हो ना। गीता कहती है, न पिक्चर, न पिकनिक, न पार्टी, कुछ भी नहीं कर रही हो। तो मनीषा कहती है, हाँ तुम ठीक कहती हो, इस समय मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अब समय का मूल्य समझने लगी हूँ। मुझे समय के बारे में पता है, तो ना ही मैं वक्त बर्बाद करती हूँ, ना ही मैं पैसा, मैं दोनों नहीं बर्बाद करना चाहती। रीता कहती है, और शायद यह सरला की संगत का प्रभाव है। उस बात पर रीता कहती है कि हाँ लग रहा है ये सरला की जो संगत है उसका प्रभाव है तुम्हारे ऊपर। मनीषा कहती है, यस यू आर राइट, सरला ने ही मुझे समय और पैसे का मूल्य समझाया है। और गीता कहती है, नहीं, वह हमें तुम्हारी कंपनी से अलग कर रही है और अपने जाल में फंसा रही है। तो रीता कहती है, देख लेना वह तुम्हें ठगेगी, यहाँ पे सरला के बारे में बात हो रही है। तो गीता कहती है, बहुत चालू किस्म की लड़की है। रीता कहती है, देखने में भोली भाली लेकिन मन में कपट भरा है उसके। गीता कहती है, तुम्हारे पैसे को देखकर ही तुमसे दोस्ती की है, मेरी राय मानो उससे दूर ही रहो। रीता, और फिर तुम्हारा उसका साथ ही क्या, वह एक फटीचर टीचर की बेटी और तुम। गीता कहती है, नगर के प्रतिष्ठित उद्योगपति की पुत्री। रीता कहती है, दोस्ती बराबर वालों से अच्छी होती है। तो मनीषा कहती है कि तुम लोगों ने कह चुका, जो तुम्हें कहना था वो तुमने कह दिया, अब मैं बोलूं? तो उसने कहा कि उसने मुझसे दोस्ती नहीं की है, मैंने मुझसे दोस्ती की है। और तो रीता कहती है, ऐसी क्या खास बात दिखी तुम्हें उसमें? फिर गीता कहती है, हमें इग्नोर करके उसको सहेली बनाया। तो मनीषा कहती है, उसकी सज्जनता, ईमानदारी, सेवा भावना को देख करके मैं उसकी तरफ झुकी। तो रीता कहती है, यह सब ढकोसला है। फिर मनीषा कहती है, नहीं, मालूम है हमारी मित्रता कैसे हुई? एक दिन मैं कार से स्कूल जा रही थी, मैंने देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है और सरला उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। कार रुकवाकर मैं उसके पास गई, मैंने समझा बूढ़ी औरत उसकी माँ है। जब मैं उन्हें अपनी फैमिली डॉक्टर के यहाँ ले गई तो डॉक्टर के प्रयास से वह होश में आई। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि कमजोरी के कारण चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने दवाएं दे दी, औरत चली गई। बाद में सरला ने बताया वह बूढ़ी औरत तक को जानती नहीं, फिर भी उसे बेहोश देकर उसने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। बस यही बात जो थी मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी कि किसी इंसान को ना जानते हुए भी उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। बस उसी दिन से मैं उनकी भक्त बन गई। रीता हंसकर,
उसने बूढ़ी की सेवा की और अब तुम उसकी सेवा कर रही हो रुपए देकर। तो मनीषा कहती है बकवास, मैं जानती हूँ उसकी माँ बीमार रहती है पर ठीक से इलाज नहीं करा सकती, पर उसने कभी अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं मांगे। तो तब तक बातें चल रही होती हैं, उसके डैडी बाहर से अंदर आ जाते हैं और कहते हैं हेलो एवरीबॉडी, कहो रीता और गीता कैसी हो तुम लोग, और बहुत दिनों बाद हमारे घर पे आई। तो रीता कहती है अंकल जब मनीषा ने बुलाया तो आ गई, इससे पहले उसने नहीं बुलाया तो नहीं आई। और कहती है फिर वैसे तो आज के लिए सरला के चक्कर में पढ़कर हमें घास नहीं डालती। डैडी हंसने लगते हैं। फिर अच्छा, तो कहते हैं कि तुम लोग सरला से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो क्या, और मुझे तो बहुत भली लड़की लगी। मनीषा कहती है मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि वो भली लड़की है। तो डैडी कहते हैं ठीक है, हम आज उसकी परीक्षा लेंगे। और हाँ बेटा, मम्मी की कोई खबर, फ़ोन आया था कल सुबह आएंगी। ओके, तुमने सरला को बुलाया है ना? तो कहती है हाँ ठीक है, जब वो आए तो तुम लोग अंदर जाकर हमारी बातें सुनना, आज हम उसकी अग्नि परीक्षा लेंगे। ठीक है। उतनी ही देर में ये सारी बातें उसके डैडी से उसकी सहेलियां मिल करके करती हैं। इतनी देर में सरला वहाँ पे आ जाती है। फिर क्या होता है, वो सबका अभिवादन करती है। उसके बाद उसके डैडी कहते हैं आओ सरला बैठ जाओ। सरला बैठ जाती है और मनीषा गीता और रीता को अंदर लेकर चली जाती है और नाश्ते वगैरह की तैयारी करो, तब तक मैं सरला बेटी से बातें करता हूँ। तीनों अंदर चले जाते हैं। डैडी कहते हैं उसके मनीषा के डैडी सरला से पूछते हैं तुम्हारी माँ कैसी है? सरला कहती है कभी ठीक रहती हैं, कभी बीमार रहती हैं, वैद्य जी की दवा भी चल रही है लेकिन बहुत आराम नहीं है, कभी ठीक कभी बीमार, बहुत सारी सिचुएशंस आती रहती हैं। डैडी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो वो कहती है कि सरला कहती है कि डॉक्टर के यहाँ हम ले जाएंगे तो वो टेस्ट करने से पहले, वो इलाज करने से पहले 20 टेस्ट करवाएंगे और उस टेस्ट करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, और फिर महंगी दवाएं, तो इतना खर्च हम नहीं कर सकते। और आप तो जानते हैं अंकल, पिताजी साधारण शिक्षक हैं, हम लोग अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाते हैं। डैडी कहते हैं मेरी एक बात मानोगी? तो सरला कहती है आज्ञा दीजिए, आप अपनी बात को कहिए। डैडी ने कहा मनीषा ने बताया तुम विज्ञान और गणित में हमेशा अव्वल रहती हो और मनीषा इन सब्जेक्ट्स की तैयारी ठीक से नहीं कर पाई है। तो सरला कहती कोई बात नहीं, अभी तो परीक्षा में 1 महीना है, मैं मनीषा की तैयारी करा दूंगी। तो डैडी कहते हैं वो तो ठीक है, मैं चाहता था, देखो तुम मुझे गलत नहीं समझना, मैं हेड मिस्ट्रेस से कहकर परीक्षा में तुम दोनों की सीट पास लगवा दूंगा और तुम मनीषा को नकल करा देना और वो पास हो जाएगी। इस बात पे सरला कहती है नकल? डैडी कहते हैं हाँ नकल, लेकिन ये काम मैं तुमसे मुफ्त में नहीं करवाऊंगा, इसके बदले में तुम्हें 5000 रुपये दूंगा और मनीषा का कैरियर बन जाएगा और तुम अपनी माँ का इलाज ठीक तरीके से करवा सकोगी। सरला कहती आप कैसी बात कर रहे हैं अंकल, मैं मानती हूँ मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मनीषा को नकल करा करके मैं ये पैसे नहीं ले सकती। माना कि मेरी माँ बीमार है, मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं ऐसा करके पैसे नहीं ले सकती। और पिताजी कहते हैं गलत साधनों का प्रयोग करके सफल होने से अच्छा है असफल होना। अगर हम गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं, गलत चीज़ों को ले करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये गलत है। फिर उसके डैडी कहते हैं बेटा मनीषा को तुमसे बहुत आशाएं हैं। सरला कहती है अगर वो समझती है कि मित्रता के नाते मैं अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ा दूंगी तो ये गलत है और उसने मुझे समझने में भूल की है। और मुझे इस बात का दुख है कि अंकल आपके मुंह से ऐसा प्रस्ताव सुनकर मुझे और भी दुख हुआ है, और 50,000 रुपये भी मेरा गलत काम नहीं करवा सकती। क्या मनीषा ने इसलिए मुझसे मित्रता की थी? छी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रही हूँ। डैडी कहते हैं रुको बेटी, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और मुझे खुशी है कि तुम परीक्षा में सफल रही। सरला कहती है परीक्षा? आप मेरी परीक्षा ले रहे थे? तब तक अंदर से मनीषा, गीता और उसकी सहेलियां आती हैं और रीता कहती है हाँ सरला, हम तुम्हें गलत समझती थी। गीता, हम तुम्हारी सादगी, सज्जनता और सेवा भावना को ढोंग समझते थे, हमें माफ़ कर दो। और मनीषा कह रही थी कि इनका विचार था कि तुम पैसे ऐंठने के लिए तुमने मुझसे दोस्ती की है, तो ये तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी को ढोंग मानती थी। मनीषा कहती है इनका विचार था कि तुमने पैसे ऐंठने के लिए ही मुझसे दोस्ती की है। डैडी कहते हैं इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला किया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
फिर रीता गीता दोनों कहती हैं कि एक साथ बोलती हैं एक स्वर में कि हमें माफ़ कर दो और आज से हमें भी अपनी सहेली बना लो। मनीषा हंसकर कहती है चलो सरला की तरफ से मैंने तुम लोगों को माफ़ किया। फिर डैडी कहते हैं सरला बेटी मुझे तुम पर गर्व है, बड़े से बड़े प्रलोभन भी सच्चे इंसान को नहीं डंगा सकता। मैं प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। सरला कहती है मैं बस ये चाहती हूँ अंकल कि आज के बाद से आप कभी गरीब की ऐसी परीक्षा ना लें और किसी मजबूर निर्धन और ज़रूरतमंद व्यक्ति की इस तरह से कठिन परीक्षा ना लें। डैडी कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू सरला बेटी। मनीषा सरला एक अनजान बूढ़ी औरत की सेवा कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते। मनीषा कहती है मैं समझ गई डैडी, मैं आज ही फैमिली डॉक्टर को लेकर के सरला के घर जाऊंगी और सरला बहन अब तुम्हारी माँ के इलाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये बात मनीषा सरला से कहती है। फिर डैडी कहते हैं इसे उपकार या एहसान समझने की भूल मत करना, ना तो ये उपकार है ना तो ये एहसान है, ये हमारा फ़र्ज है। ना ये उपकार है ना ये एहसान है, ना ये हमारा फ़र्ज है। तुम परीक्षा में पास हो गई, अब हमें भी तो पास होना है। चलो पहले जलपान कर लिया जाए। फिर सब अंदर जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। ये विनोद रस्तोगी के द्वारा लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि जीवन के नैतिक निर्माण के लिए सत्संगति आवश्यक है। तो हमें जैसी हमारी संगति होती है वैसा ही हम सीखते हैं। अगर हमारी संगत अच्छी होगी तो हम अच्छा सीखेंगे, अगर हमारी संगत खराब होगी तो हम खराब सीखेंगे। तो संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारी पूरी ज़िंदगी पे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीवन के नैतिक निर्माण के लिए अच्छे लोगों की सत्संगति आवश्यक है। जैसे हमारी संगति होती है वैसा ही हम सीखते हैं। तो ये आपका पाठ 14 परीक्षा था, ये पाठ आपको पढ़ लेंगे।